वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान का एक प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसमें 30 प्रश्न दोस्तों होंगे और सारे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि सभी प्रश्न जो है अच्छे लेवल के आपको मिलने वाले हैं। देखिए, अगर आप 30 में से अगर 20 से अधिक प्रश्न सही कर पाते हैं, 30 में से अगर आप 20 में से अधिक सही प्रश्न कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपकी जीके की तैयारी अच्छी है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों के युग्म में से कौन सा असत्य है। देखिए, सभी प्रश्न जो है आपको मेंस लेवल के मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, पूछा क्या गया है, निम्नलिखित कथनों के युग्म में से कौन सा असत्य है। तो हमें पहचानना है कि इसमें से असत्य युग्म कौन सा है। पहला ऑप्शन है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता कहा जाता है, बिल्कुल सही है। स्मोक सिटी शिकागो कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो हमारा चौथा ऑप्शन है पारिस्थितिकी आतंकवाद सफ़ेदा, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा ऑक्साइड को कहते हैं, ये हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने सी चुना था इस प्रश्न का तो आपका जवाब जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दूसरा प्रश्न क्या है, सारण का मैदान कहाँ पर स्थित है। देखिए, सारण जिला जो है बिहार में है, तो बताना है आपको जो सारण जिला का मैदान है यह किसके बीच में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक एवं बूढ़ी गंडक के बीच में। देखिए, जो गंडक नदी है और बूढ़ी गंडक नदी है इसके बीच में सारण का मैदान स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जो बूढ़ी गंडक है यह बिहार के जो है एक सबसे लंबी नदी में से ये एक मानी जाती है, तो इसका नाम भी आपको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, केप हॉर्न में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। देखिए, केप हॉर्न को हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, तो केप हॉर्न में कौन सा देश शामिल नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है केप हॉर्न यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ये 4 देश जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं या फिर केप हॉर्न में। तो देखिए, इसमें सूडान जो है शामिल नहीं है, सोमालिया शामिल है, इथियोपिया शामिल है, जिबूती और इरिट्रिया शामिल है, लेकिन सूडान शामिल नहीं है केप हॉर्न में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सारे प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो अगर आप 20+ क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। चौथा प्रश्न है, हिंद महासागर में स्थित पेम्बा और जंजीबार द्वीप क्यों प्रसिद्ध है। हिंद महासागर में स्थित पेम्बा और जंजीबार द्वीप क्यों क्यों प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौंग के लिए। देखिए, जो पेम्बा और जंजीबार द्वीप है हिंद महासागर में, यह लौंग के उत्पादन के लिए ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मिड डे मील योजना है वह सन 1995 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी, सन 1995 में। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ने जो है ये मिड डे मील योजना की जो है शुरुआत किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, यानी कि भारत का जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से। तो देखिए, हिमालय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, पूर्वी घाट भी है और पश्चिमी घाट भी है, लेकिन जो विंध्य पर्वत है, विंध्य श्रेणी है, यह बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट नहीं है। तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने बी चुना है उनका जवाब सही हो जाएगा छठे प्रश्न का। सातवां प्रश्न है, उकाई सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, जो उकाई सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर। देखिए, जो उकाई सागर जलाशय है यह महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। और यह किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको याद रखना है यह तापी नदी पर बना हुआ है। और यह सन 1972 में बना था। कब बना था, 1972 में। देखिए, सरदार सरोवर बांध के बाद गुजरात का ये दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, क्या है, उकाई जलाशय, जो कि तापी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का जो मुख्यालय है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, बेल्जियम की राजधानी जो है वहाँ पर ये स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहे जाते हैं कौन। तो देखिए,
खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहे जाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निकोलस एपर्ट। देखिए निकोलस एपर्ट जो थे फ्रांस के रहने वाले थे और इन्हें जो है खाद्य प्रसंस्करण का जनक माना जाता है। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें तो देखिए एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और वर्गीस कुरियन को भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। तो ये दोनों प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली फूट 1907 में कांग्रेस की किस अधिवेशन में पड़ी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो पहली फूट थी 1907 में वह कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है करेक्ट हो जाएगा। इस समय जो है 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, एक था गरम दल और एक था नरम दल। देखिए गरम दल में कौन कौन से नेता प्रमुख थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और नरम दल में कौन कौन से थे? तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये सभी नरम दल के नेता थे, तो इनका नाम भी याद रखना है। 11वां प्रश्न है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए नीति आयोग के संबंध में गलत कथन कौन सा है, इसका चयन आपको करना है। तो ध्यान से देखिए पहला ऑप्शन क्या है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। देखिए 2015 में योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। तो देखिए ये जो हमारा जवाब है गलत हो जाएगा, क्योंकि नीति आयोग में कोई भी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की जो होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसलिए इनका नाम याद रखना है। इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा, इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जो हमारा जवाब असत्य है। इसके अलावा इसका गठन 2015 में किया गया था, सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। तो एक ही कथन गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। तो देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में बताना। देखिए पहला प्रश्न क्या है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के बाद यह अन्य सरकारी सेवा का पद ग्रहण नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है उसको राष्ट्रपति जो है पदच्युत कर सकता है, देखिए ये गलत है। तो इस प्रश्न में हमारा जो एक ही ऑप्शन गलत है वो हो जाएगा असत्य, सत्य नहीं हो जाएगा, उसको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है। देखिए जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है इसे राष्ट्रपति अपॉइंट जरूर करता है, लेकिन उसे पद से हटा नहीं सकता है। देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में जो है वहाँ पर जो है वहाँ के बहुमत से जो है इसको हटाया जा सकता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल में है? तो 148 नंबर आर्टिकल में है, ये भी आपको याद रखना है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए पहला ऑप्शन क्या है, नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक, ये सही है। क्रायोसोपा का संबंध माहो नियंत्रण से भी बिल्कुल सही है। और बायो 902 का संबंध जो है सरसों का कायक्लोन से है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है एजोवेक्टर, इसका संबंध कीटनाशी से नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स यानी कि IPRC, जिसे हम क्या कहते हैं, इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में जो है इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसरो के वर्तमान में हम चीफ की बात करें, अध्यक्ष कौन है, तो हो जाएंगे के सिवान जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? यानी कि भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी कौन सी है? चेन्नई, कावारत्ती, पोर्ट ब्लेयर या फिर तिरुवनंतपुरम? तो देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर तिरुवनंतपुरम जो है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम जो है भारत की सबसे दक्षिणी राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पे जिन लोगों ने चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहले गाया गया था? यानी कि वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो देखिए राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। बात रही राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा है, तो ये भी याद रखना है। तो वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, तो ये भी नाम इनका आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, अगला प्रश्न है
कि रक्त कोषों यानी कि ब्लड बैंक में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, यानी कि ब्लड बैंक में जो मनुष्य का रक्त है वह किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर जो है ब्लड बैंक में खून रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं किसके द्वारा, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर इस्पात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो तड़ित चालक होते हैं वह तांबा से बनाए जाते हैं, यानी कि कॉपर से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत कठोर भी की बात हो रही है और बहुत तन्य की भी बात हो रही है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। देखिए जो टंगस्टन होता है वो बहुत कठोर भी होता है, बहुत तन्य भी होता है। तो जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के साथ प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा तथा टिन। देखिए लेड और टिन जो है इसका प्रयोग होता है सीसा और टिन का सोल्डर में। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, अधिपादप जो होते हैं वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर, यानी कि अधिपादप कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जहाँ वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। देखिए अधिपादप वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष भर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो देखिए किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी। किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं, यानी कि किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा। सीसा से जो है जहाँ पर शीशे का वायु प्रदूषण में शीशे की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया। तो यहाँ पर बताना है कि जो राष्ट्रीय पंचांग हमारा है शक संवत, इसे कब अपनाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1957। देखिए 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ ही जो है शक संवत पर आधारित जो है राष्ट्रीय पंचांग है इसे सरकारी प्रयोग के लिए अपनाया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संसद की वित्तीय समितियों के संबंध में विचार करें और कूट द्वारा उत्तर देना है। तो देखिए आपको सभी के बारे में जब तक पता नहीं होगा आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य राज्यसभा और लोकसभा के होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में 20 सदस्य लोकसभा के तथा 10 सदस्य जो है राज्यसभा के होते हैं। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है हमारा गलत है। देखिए जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें 30 सदस्य राज्यसभा के नहीं होते हैं। देखिए प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं लेकिन ये 30 सदस्य जो होते हैं लोकसभा के होते हैं। तो क्या याद रखना है, प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। देखिए लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं, बिल्कुल सही है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण वाली जो समिति होती है इसमें 20 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए हमारा 2 नंबर और 3 नंबर सही है, पहला ऑप्शन जो है गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपकी जो मुख्य परीक्षा है, जो मेंस का एग्जाम है, आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को जरूर मिल सकते हैं, इसलिए जो है हमने ये प्रश्न आपके लिए तैयार किया है ताकि आप आराम से तैयारी कर पाएँ। 26वां प्रश्न देखिए क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब घोषित किया गया। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन को 2009 में घोषित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है 2009 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, बाबर का मकबरा काबुल में है परंतु सबसे पहले उसे कहाँ दफनाया गया था। देखिए आप सभी को पता है बाबर का मकबरा जो है काबुल में है, लेकिन सबसे पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, फिर बाद में उसे जो है उसकी इच्छा अनुसार काबुल में जो है उसका मकबरा बनवाया गया।
तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत सर्वप्रथम किस बौद्ध स्थल पर जो है वहाँ की यात्रा की। तो देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद जो है सबसे पहले उसने बोध गया की यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बोध गया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए, पक्की मिट्टी के बने हल का जो प्रतिरूप है कालीबंगा, लोथल, तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है हड़प्पा या फिर बनावली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बनावली। देखिए, जो बनावली से ही जो है पक्की मिट्टी के बने हल का जो प्रतिरूप है सिंधु घाटी सभ्यता में बनावली नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जो टिश्यू कल्चर का अध्ययन है किया जाता है किसमें। तो देखिए, जो टिश्यू कल्चर का अध्ययन है वह आनुवंशिकी के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, टिश्यू कल्चर को ऊतकों का अध्ययन भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना है, ऊतकों का अध्ययन, और इसे ही आनुवंशिकी का अध्ययन भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इस वीडियो में हमने आपके लिए 30 ऐसे प्रश्न लाए जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।